मैंने जब शुरू किया था शिक्षण कार्य उस समय काफ़ी छात्र आंदोलनों का ज़माना था। जी। तो कैंपस में काफ़ी उस समय आंदोलन और हुड़दंग, अनुशासनहीनता ये सब होती थी। आज भी मेरा ये मानना है कि ब्रांच आपने कौन-सी ली है या कौन-सी मिली है, इन दोनों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके करियर के डेवलपमेंट में। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक करियर के रूप में खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगे। तो एनआईआरएफ के क्या क्राइटेरिया आज होते हैं, मतलब किसी कॉलेज की एनआईआरएफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और ये एनआईआरएफ का प्लेसमेंट में क्या इम्पैक्ट है? जिस वैल्यू सिस्टम को हम्म, हम चाहते हैं हम्म, दूसरों में, है ना? जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, है ना? वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करने के काबिल हो जाएं, हाँ। है ना? यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कभी कभी किसी संस्थान की कहानी उसकी बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि वो लोग लिखते हैं जो दशकों तक उसे अपने अनुभव से करते हैं। 1993 से एनआईटी रायपुर का हिस्सा रहे 1997 से हजारों इंजीनियर्स का प्लेसमेंट करवाने वाले सिविल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और एनआईटी रायपुर के सीडीसी हेड डॉक्टर समीर वाजपेयी सर। जी हाँ, मैं हूँ निखिल तिवारी, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सिविल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और एनआईटी रायपुर के सीडीसी हेड डॉक्टर समीर वाजपेयी सर। सर से हमने इस पॉडकास्ट में एनआईआरएफ पे चर्चा की है कि कॉलेज के एनआईआरएफ का क्या सीन है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, और देश से संबंधित काफ़ी चीज़ों पे चर्चा की है। आने वाले समय में इंजीनियर्स के जीवन में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने खुल के चर्चा की है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सर, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आपको नहीं जानता है तो उसे आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो निखिल, तुम्हारा आभार कि तुमने ये मौका दिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। अगर कोई जो दर्शक हैं उनको अगर मेरा परिचय पाना है तो मेरा एक परिचय ये है कि मेरा नाम समीर वाजपेयी है और मैं प्राध्यापक हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर। साथ में मैं करियर डेवलपमेंट सेंटर जो एनआईटी रायपुर का है उसका संचालन भी देखता हूँ। जी। तो सर, आपने 1993 में ये कॉलेज ज्वाइन किया था, जी तो करीब 33 साल से ज़्यादा हो गए जी जी। आपको। तो व्हाट हैज़ केप्ट यू पैशनेट अबाउट टीचिंग? Very interesting question. Actually, teaching was not my first calling, if you say. I was interested in more in civil engineering construction field. But somehow this opportunity came, and since my entire family is made of teachers, so I decided to give this profession a chance. Later on, I realized that it's you can say blessing in disguise, and it is actually my passion, which I was not able to recognize earlier. जी सर, आपको सबसे बड़ा चेंज या डिफरेंस क्या दिखता है 30 साल पहले के कॉलेज इन्वायरमेंट में, स्टूडेंट में, और आज के स्टूडेंट और कॉलेज इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा चेंज क्या आपको दिखता है? विद्यार्थी जिस समाज में आ रहे हैं वो समाज स्थिर नहीं है, वो डायनेमिक है ना, चेंज होता रहता है। तो जैसे समाज चेंज होता है, समाज के वैल्यू सिस्टम चेंज होते हैं, समाज की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो समाज की अपेक्षाएं हैं वो बदलती हैं, उस हिसाब से विद्यार्थी भी बदलते हैं। मैंने जब शुरू किया था शिक्षण कार्य उस समय काफ़ी छात्र आंदोलनों का ज़माना था। तो कैंपस में काफ़ी उस समय आंदोलन और हुड़दंग, अनुशासनहीनता ये सब होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोर पकड़ा, है ना, भारत ने अपने उसको इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, तो अवसर भी पैदा हुए विद्यार्थियों के लिए। और जैसे जैसे विद्यार्थियों के लिए अवसर पैदा होते गए तो विद्यार्थियों का ज़्यादा जो ध्यान था वो अपने करियर पे आने लगा। और उस ट्रांजिशन से ही विद्यार्थी आज के जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, अनुशासित हैं, क्योंकि वो अपने करियर के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। छात्र आंदोलन भी कम हुए हैं क्योंकि छात्रों का कहीं न कहीं एक जो शौक था वो कुछ शांत हुआ है, क्योंकि खासकर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, खास करके एनआईटी जैसे संस्थानों में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो छात्र जब एनआईटी जैसे संस्थान को ज्वाइन करता है तो उसके फर्स्ट ईयर से उसके दिमाग में होता है कि उसको एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा कैरियर चाहिए, और उसके लिए उसको कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए, इसके लिए वो सतत प्रयासरत रहता है।
तो इससे परिसर का ये जो माहौल है वो निश्चित रूप से बेहतर हुआ है पहले से। जी सर, जो 90s में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, तो उसके बाद आईटी सेक्टर में काफ़ी बूम हुआ, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसका अभी के स्टूडेंट हायरिंग प्रोसेस और उनके एडवांसमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और फ्यूचर में आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है निखिल, इसलिए भी कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि बहुत लंबे समय से मैं बच्चों के करियर के जो काम है संस्थान में उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग जब से मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया, सन 97 से मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम देख रहा हूँ। तो मैंने मतलब कई दशकों में कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं, कैसे स्किल सेट्स रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमी की आवश्यकता के हिसाब से, कंपनियों की आवश्यकता के हिसाब से, काम की आवश्यकता के हिसाब से कैसे कंपनी बदल रही हैं, और जैसे कंपनियों का काम बदल रहा है वैसे कैसे विद्यार्थियों से, जो फ्रेशर्स हैं खासतौर पे, उनसे जो कौशल की अपेक्षा है या ज्ञान की अपेक्षा वो कैसे बदल रही है, मैंने होते हुए देखा है। तो ये निश्चित ही जब मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में जब भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि अर्थव्यवस्था को खोला जाएगा, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी को ज्वाइन किया जाएगा, तो तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए निश्चित ही अवसर बेहतर हुए। और दूसरा ये होता है, ये सारे अवसर जो हैं दो चीज़ों पे निर्भर करते हैं, एक तकनीक किस दिशा में जा रही है और अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो हमने अभी देखिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखे हमने, है ना, समझिए कि जहाँ हमारा इंडस्ट्रियल एक रिवॉल्यूशन है ना, 1 से लेके 4 के स्टेज में हम हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 पे हैं। और ये सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हैं इनके मूल में तकनीकी कौशल और ज्ञान का विकास रहा है। और हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अपने तरह की नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज खास करके टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए पैदा किए हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का आना हुआ, कंप्यूटर्स का आना हुआ, है ना, उससे निश्चित रूप से कंप्यूटर साइंस, आईटी की जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उसमें रुझान विद्यार्थियों का बना, उसमें अवसर भी पैदा हुए और आज भी हैं। अब हम जब एक तकनीकी विकास के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीकी जो विकास है, तकनीक का विकास है, वो बहुत तेज है। और वो इतना तेज है कि जो तकनीक के विकास में लगे हुए लोग हैं, जो शोधार्थी है, शोधकर्ता हैं, उनको भी नहीं ये अंदाज हो रहा है कि ये विकास कितनी जल्दी होगा, कहाँ जाके ठहरेगा। मैं अपने काम के कारण बहुत सारी कंपनीज के जो लोग हैं, है ना, उनके सतत संपर्क में रहता हूँ, उनसे सतत फीडबैक मिलता रहता है। तो अभी जैसे मेरी उनसे बात हो रही है कि भाई आप हमारे विद्यार्थियों में किस तरह का कौशल चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं, है ना, हमको गाइड करें ताकि हम विद्यार्थियों को उस तरह से तैयार कर पाएँ। तो उनका कहना ये है कि सर हम भी अभी एक निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि क्या, मतलब भविष्य की तकनीकी कौशल की आवश्यकता या ज्ञान की आवश्यकता क्या होनी है, क्योंकि ये इतनी तेजी से बदल रहा है, परिदृश्य है कि हम आज एक तकनीक सीखते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं, पता लगा कि उससे बेहतर तकनीक विद इन मंथ्स हमको मिल रही है और हमको फिर से उसको नए सिरे से सीखना पड़ रहा है। तो अभी जो है ये बड़ी चर्निंग हो रही है, बड़ा मंथन हो रहा है, तकनीकी कौशल और विकास की जो आवश्यकताएं हैं और जो फील्ड में जरूरत है, रियल लाइफ में जरूरत है जी। तो इसके अपनी चुनौतियां भी हैं सीखने के हिसाब से, कि उसके उतने विशेषज्ञ हैं कि नहीं सिखाने वाले, उतने सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि इन लोगों को, लेकिन इसमें अवसर भी हैं। इसमें अवसर ये है कि जो भी विद्यार्थी भविष्य की आवश्यकताओं को समझ के और अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल को उस दिशा में अलाइन करता है और प्राप्त करता है, तो वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा जी। लेकिन एक जो मुझको सुझाव बार बार आ रहा है, जो कि कौशल विद्यार्थियों को लंबे समय तक कैरियर के उसमें अच्छी पोजीशन पे रखेगा, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब जितनी कंपनी से मैं अभी बात कर रहा हूँ, जितने विशेषज्ञों से बात कर रहा हूँ, सबका ये कहना है कि विद्यार्थियों में अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का, उनको समझने का, सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने का, उस सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करके उसके सॉल्यूशन के लिए काम करने का, और सॉल्यूशन भी जो हो होलिस्टिक सॉल्यूशन हो, ये अगर कौशल है उनपे, तो भविष्य में तकनीक की आवश्यकता कुछ भी रहे, ये कौशल जो है उसको निश्चित रूप से किसी भी कंपनी के लिए जो टैलेंट का रिक्वायरमेंट है उसमें उसको ठीक ठाक स्थिति में रखेगा। तो ये बड़ी बात निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो बच्चों में इमोशनल कोशेंट है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो मानव संपर्क, मानव व्यवहार की बात है ना, वो उस पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि आज हम सब अपनी डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं,
है ना, उस पर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ में जीना, है ना कहीं छूटता जा रहा है। लेकिन ये मानव मानव संपर्क और मानव मानव व्यवहार में जितनी कुशलता होगी लोगों में, उतना उनका भविष्य का जो कैरियर है उसमें उनको उतनी महारत हासिल होगी जो उसके कौशल की आवश्यकता है उसमें। जी। तो सर जैसे कि आईटी सेक्टर तो बूम हो गया, बाकी जो कोर ब्रांचेस हैं जैसे माइनिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इन ये सब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा पीछे रह गए? मेरा ऐसा नहीं मानना है। क्या होता है बहुत बार विद्यार्थियों में ये कुछ गलत संदेश चला जाता है कि किसी ब्रांच में ज़्यादा अवसर है, किसी ब्रांच में कम अवसर है। ऐसा नहीं है। जिस ब्रांच से के लिए जो जरूरी कौशल है, जो जरूरी ज्ञान है, विद्यार्थी अगर वो लेके निकलता है संस्थान से, तो सभी ब्रांचों में बराबर अवसर होते हैं। आप माइनिंग की बात करें, अगर माइनिंग इंजीनियरिंग का ज्ञान और कौशल आपको है, तो आज माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी तरह कैरियर में जॉब्स की कमी नहीं है, है ना। और चाहे सिविल ले लें, चाहे केमिकल ले लें, चाहे मेटलर्जिकल ले लें। आपको जानकर ये खुशी होगी निखिल, इस साल जो हमारा मैक्सिमम प्लेसमेंट है वो सिविल में, मैकेनिकल में, केमिकल में, इस तरह की कोर ब्रांचेस में है। और आज भी मेरा ये मानना है कि ब्रांच आपने कौन सी ली है या कौन सी मिली है, इन दोनों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके करियर के डेवलपमेंट में। जो ब्रांच आपको मिली है या जो ब्रांच आपने ली है, उसमें जो आपसे अपेक्षा है कि आप जिस तरह का कौशल और ज्ञान लेंगे, जिस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उस ब्रांच के इंजीनियर्स को हैंडल करनी है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अपनी 4 साल की जो शैक्षणिक यात्रा है उसमें उसको हल करना सीखेंगे, कौशल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इस पे अपने काम करेंगे, तो 4 साल इतना टाइम है आपके पास में कि आप अपने आप को बहुत अच्छे जो इंडस्ट्री का जो मार्केट है ना, जो जॉब मार्केट, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ उतरेंगे और निश्चित सफल होंगे। और आप अपने सीनियर्स को देखिए, आपके सामने सफल सीनियर्स की एक लंबी कतार है ना। हमारा संस्थान 1956 का स्थापित संस्थान है, और शायद ही विश्व की या देश की ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई कंपनी हो जिसमें हमारे विद्यार्थी ना, है ना, और जो बहुत सफलता से अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं। जी। तो सर जैसा कि आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं और आपने इधर काम भी किया है, तो अभी जनरली एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन अपने देश में कुछ उतना खास मतलब मेरे हिसाब से नज़र कम आता है। जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे कि कहीं जैसे बिहार में या कहीं भी कोई भी नया बिल्डिंग या पुल वगैरह बना हो, कोलैप्स कर जा रहा, तो इसके पीछे आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्या मतलब जैसे कि अगर स्टूडेंट को थ्योरी की जगह ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए या थ्योरी के एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो क्या बेटरमेंट हो सकता है क्या इसका? हाँ, इसका एक बड़ा एक्चुअली परिदृश्य है, इसको देखना है अगर, तो हर जो समाज होता है या राष्ट्र होता है, उसके विकास की अपनी एक यात्रा होती है। भारत के साथ में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो दूसरे राष्ट्रों के साथ में नहीं, जो तथाकथित हमको बहुत सफल देश दिखते हैं, है ना, वो उनको उस तरह की चुनौतियां नहीं है जिनकी सफल। देखिए, एक तो है कि जो अगर विश्व इतिहास को आप देखें, तो अभी जो सफलता पे आपको देश दिख रहे हैं, उसमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो कि कॉलोनियलिज्म एक समय था, दूसरे देशों पे जाके कब्जा करना, उनके संसाधनों का शोषण करना अपने स्वार्थ के लिए, है ना। एक तो वो कतार है। भारत इस तरह का देश कभी रहा नहीं, है ना। दूसरा, भारत के साथ में चुनौती है कि भारत की जनसंख्या जो है और भारत में जो उपलब्ध संसाधन है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सीधे सीधे उसके संसाधनों और उसके आर्थिक उस पे एक मजबूती पे होता है, और भारत इस दिशा में भी प्रयासरत है ना। जनसंख्या ज़्यादा होने से प्रति व्यक्ति जो उपलब्ध संसाधन है उनकी संख्या भी कम है, तो इसलिए अभी निश्चित रूप से ये बात सही है कि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना चाहिए। और उसके आप ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आई है, NEP 2020, उसमें उसके लिए बराबर अवसर पैदा किए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे कुछ समय पहले जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स थे, है ना, इसी संस्थान में क्रेडिट 240, 260, 280 क्रेडिट पे बीटेक होता था, है ना। अभी वो क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट्स वो कम किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा समय इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, है ना, इस पे पहले से उनको चेतावनी दी जा सके, ताकि लोग तैयार होंगे, अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ये भी एक अच्छा तकनीक का देखिए उपयोग करके किस तरह से, है ना, तो ये एक तकनीक, उसका भी एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे तकनीक लोगों को बचाने में मदद कर सकती है। सर, हाउ NIT रायपुर विल हेल्प इन प्रमोटिंग रोबोटिक्स एंड इनोवेशन
so that engagement from student can be relatively higher? Okay, that's a fantastic question actually, and I'm very happy to share with you that since a long time जी we have very active student clubs in these areas. And NIT Raipur particularly is known for its students' activities, and we have clubs which, on one hand, take care of extracurricular development of students. We have several cultural clubs, music club, Raga, Sanskriti, literary club, Literati. So these clubs are there. On the other hand, on the career development center, we are having student clubs which are totally technology oriented. So we have robotics club, we have a Turing club for programmers, we have motor sports club, we have motor aviation club, we have Cosine which deals with space technology, we have innovation cell, we have entrepreneurship cell. So the entire, you can say, spectrum is there to help students acquire these skills, this knowledge which they can't otherwise acquire in classrooms. And these clubs are funded from the institute. So students actually work on real life problems. So I request all the students to join these clubs and expose themselves to the skill and knowledge requirements in different areas which we are not able to cover in classes. So you talked about practical exposure and all. So in these clubs, actually, students are encouraged to undergo training workshops, to take up real life challenges, and to solve these problems, and also to participate in national level international competitions based on these events. So we regularly send our robotics team, our motor sports team, and our other teams to participate in such competitions. And we also have innovation entrepreneurship cell where we encourage students to try their ideas based on best type. So we have 2 grants actually available for our students, which we float every year. So one is seed grant, where we ask students for the ideas, and we select some best ideas and provide them some seed grant to convert those ideas to models or prototype. And then we have another grant that is known as acceleration grants. So the good models or good prototype idea which show feasibility for market market potential. We again fund those ideas in acceleration grant, and after acceleration grant we also have a one incubation incubator, technology business incubator known as NIT Raipur Foundation for Innovation and Entrepreneurship, NITRRFIE. So job of this incubator is that any student idea which has matured to incubate that into a business or a startup. So we have created, you can say, entire ecosystem right from idea to the startup, and we help the students in taking this journey. And we'll be happy to know that we are having several student startups in incubation at NIT Raipur. जी सर, आपके हिसाब से जो प्रोफेसर्स हैं, आप काफ़ी समय से इस यात्रा में हैं, तो आपके हिसाब से प्रोफेसर्स का रोल क्या होना चाहिए? मतलब कैसे उनको इंगेजिंग करना, मतलब लेक्चर्स वगैरह जो भी दे रहे हैं, कैसे उनको इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ? ये तो वास्तव में एक आज का जो समय है, इसमें जो रिसर्च आ रही है बार बार, वो आ रही है कि अटेंशन स्पान लोगों का कम हो रहा है। और ये अटेंशन स्पान कम होना केवल ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में ही, बच्चों में ही है, ये वयस्कों में भी ऐसा है। क्योंकि उसका कारण यही है कि जो मोबाइल पे है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, और उसके कारण क्या हो गया कि लंबे समय तक किसी चीज़ से एंगेज रहने की जो एक मानसिक क्षमता थी वो कम होती जा रही है। और हमारे यहाँ जैसे टिपिकल क्लास का टाइम होता है 50 मिनट का या 1 घंटे का, है ना। तो 50 मिनट में विद्यार्थियों का जो आपका ध्यान है वो आपके ऊपर रहे, आपकी बात पे रहे, ये हर शिक्षक के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे किसी और विधा में हो, स्कूल में हो, किसी भी लेवल पे हो और किसी भी विधा में हो, ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो शिक्षक अपने तरह से इसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और इसमें यह है कि आप अपने लेक्चर को मोर इंटरेक्टिव बनाएं, है ना। तो लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि विद्यार्थियों को शामिल कर रहे हैं। एक कंसेप्ट जो बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, वो फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट हो रहा है। फ्लिप्ड क्लासरूम में ये होता है कि स्टूडेंट्स को पहले से ही जो टेक मटेरियल है, सब्जेक्ट मटेरियल, वो शेयर कर दिया जाता है। स्टूडेंट तैयारी से आते हैं और उसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली आपस में उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और जो शिक्षक होता है वो केवल मेंटर की भूमिका या फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करता है।
दूसरा जो अध्यापक तरीका अपना रहे हैं वो अपना रहे हैं कि हर थोड़ी देर में एक टॉपिक का छोटा हिस्सा वो कवर करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ वीडियो या रील दिखा के और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स बुलाते हैं। तीसरा एक और तरीका जो शिक्षक अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि थोड़ा सा कुछ एक पोर्शन कवर किया, उसके बाद एक क्विज, ऑनलाइन क्विज फायर कर देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पे तुरंत वो क्विज हासिल करते हैं और उसको उस क्विज सॉल्व करते हैं, और उसका जो मार्किंग है वो इंस्टेंट उनको पता लग जाता है कि भाई उस मार्किंग के तो बहुत सारी क्विजेस के बेसिस पे जो उनका है टीए है या उनके मार्क्स हैं वो डिसाइड होते हैं। तो जैसी समय की आवश्यकता उस हिसाब से शिक्षक भी नवाचार अपनी शिक्षण पद्धति में लेके आ रहे हैं, ना इनोवेशन ला रहे हैं अपने एजुकेशन के प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में। और ये धीरे धीरे ट्रांजिशन का टाइम है, धीरे धीरे इससे सॉल्यूशन लेके आएंगे। फिर एक दूसरा चैलेंज जो हमारा है कि देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो जैसे एक शिक्षक रूप में मैंने जो देखा पिछले 4-5 सालों में कि विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से कटते जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वीडियोस पे, है ना, ऑनलाइन मटेरियल पे, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे स्थितियों में रिलायबल नहीं है। उनका कंटेंट बहुत सही नहीं है। और जबकि टेक्नोलॉजी में आपको ये होना चाहिए कि आपको प्रिसाइज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में किसी गलत जानकारी के आधार पर, तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, जान माल की हानि भी हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमेशा एक जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उनके सब्जेक्ट में बताई गई है उससे जरूर पढ़ाई करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करें, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अच्छे भी हैं ऑनलाइन में, लेकिन रेपुटेड जो सोर्सेज हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति ने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला है किसी को, उस पर भरोसा ज़्यादा ना करें। लेकिन जैसे जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जैसे हमारे भारत सरकार की NPTEL हैं, स्वयं है ना, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके वीडियोस हैं, इनके लेक्चर नोट्स हैं, ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और जो विश्व की मानी हुई संस्थाएं हैं उनके वीडियो, उनके लेक्चर नोट्स यूज़ करें। लेकिन जो उनको क्लास में एक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर प्रेफर करें, उससे ज़रूर पढ़ाई करें। इससे उनका अटेंशन स्पान भी बेहतर होगा, उनकी राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी, और वो सब विषय की जो समझ है वो सटीक होगी, है ना, और बेहतर होगी। जी सर, ये जो कॉलेज में 75% वाला अटेंडेंस क्राइटेरिया, तो ये क्यों ज़रूरी है? मतलब जैसे अगर किसी का मन नहीं है, मतलब जो सोच रहा है कि मैं रूम पे रह के पढ़ सकता हूँ या उस टाइम पे मैं कुछ और भी चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ, तो वो क्यों आए 70%? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत बार विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आता हो कि अलग अलग संस्थानों में अटेंडेंस को लेके इतने कड़े नियम क्यों हैं। इसके एक तो पहला कारण ये है कि कहीं ना कहीं सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। जिस तरह के विद्यार्थियों की आप बात कर रहे हैं, जो इतने फोकस्ड हैं, है ना, कि क्लासरूम में बैठना, बहुत बार ये होता है कि उनका समय बर्बाद हो, क्योंकि क्लासरूम में जो पढ़ाई हो सकती है उससे वो बहुत आगे वैसे होते हैं विद्यार्थी जिनमें बहुत फोकस है, बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर को लेके, अपने नॉलेज को लेके, और वो क्लासरूम के समय में ही बहुत ज़्यादा, है ना, उनका समझने की गति भी बहुत तेज है, क्योंकि उनकी पुरानी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये संभव है। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे विद्यार्थी बहुमत में हैं जो अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा, जिनको जानकारी नहीं है ना, उनको क्या ज्ञान चाहिए, क्या कौशल चाहिए, और उनको अगर क्लासरूम से बाहर छोड़ दिया जाए तो उनमें से बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर लेंगे। तो एक संस्थान का या शिक्षक का दायित्व ये होता है कि बच्चा अगर क्लासरूम में बैठे तो बैठेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और क्लासरूम के बाहर उसके भटकने की संभावना होती है ना, जिसको कि कोई भी संस्थान और कोई भी शिक्षक उसको अवॉइड करना चाहता है ना, उस संभावना को खत्म करना चाहता है। तो एक कारण तो वो है क्लासरूम बैठने का। दूसरा कारण ये है कि बहुत बार आपने बहुत सारा अभी इसमें मीडिया में भी बहुत सारा मैटर आ रहा है, बहुत सारा शोध भी है, जिसमें बार बार ये स्थापित हो रहा है कि जो क्लासरूम में अच्छे शिक्षक के साथ में जो आपका इंटरेक्शन है विद्यार्थी का, उससे बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? इसमें ये जरूरी है कि विद्यार्थी थोड़ा तैयारी के साथ आए कक्षा में, ताकि कक्षा में जो बात उसको बताई जा रही है उसका वो पूरा फायदा ले सके, है ना। अगर विद्यार्थी बिना तैयारी के आएंगे, ध्यान नहीं देंगे शिक्षक क्या कह रहा है, तो जो देखिए उनके जीवन के महत्वपूर्ण पल हैं जो है वो क्लासरूम में लग रहे हैं। तो मेरा विद्यार्थियों से यही अपेक्षा होती है कि जब वो क्लास में आए तो वो 100 मिनट या 50 मिनट जो भी क्लास के हैं उसमें उस पूरे समय का भरपूर सदुपयोग करें, पूरा ध्यान दें, सवाल पूछें शिक्षकों से, है ना, और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा उस कक्षा के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करें।
तीसरा जो कारण है क्लासरूम में बैठाने का ये है कि क्लासरूम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पीयर लर्निंग में मदद करता है। आप अपने शिक्षकों से, अपने विभाग से ऐसा समय मांग सकते हैं जिसमें आपको जो अन्य कौशल आपको चाहिए, जैसे आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना, आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो क्लासरूम ये प्लेटफॉर्म भी देता है आपको कि आप इन स्किल को भी बेहतर बना सकें अपनी कक्षा में प्रैक्टिस करके, क्योंकि क्लासरूम में जो ऑडियंस है वो आपके अपने मित्र हैं। तो उसमें आपको एक अननोन ऑडियंस के पास सामने आप जाते हैं अचानक, है ना, तो आपको भय लगता है, स्वाभाविक है वो। लेकिन जब आप अपने मित्रों के बीच में, अपने क्लास के सहपाठियों के बीच में अपनी किसी स्किल को शेयर करते हैं, किसी नॉलेज को शेयर करते हैं, तो एक आपस में एक आश्वस्ति का भाव होता है कि ये मेरे ही साथी हैं और मैं इनके सामने बात अपनी रख सकता हूँ। तो उससे क्या होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स के जो अन्य आयाम है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, या किसी बात पे क्रिटिकल थिंकिंग या डिज़ाइन थिंकिंग के को लेके आना हो, तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए साथ में टीम डायनेमिक सीखना, ग्रुप डायनेमिक सीखना, है ना, पूरी क्लास आपका एक परिवार होता है, उस परिवार में कैसे संबंध होना चाहिए वो सीखना, है ना। वो आपको मालूम है कि क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं जिनका जो स्ट्रेंथ है वो कुछ अलग है, कुछ विद्यार्थी हैं जिनका स्ट्रेंथ अलग है। तो एक क्लासरूम में कैसे इन सारी स्ट्रेंथ को पूल करना है कि एक बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये सारी स्किल्स अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक पढ़ाई अपनी अकेले में करेंगे कमरे में बंद होके, है ना, तो ये क्लासरूम का जो फायदा आपको होना है ना, पीयर टू पीयर लर्निंग में, है ना, सामूहिक कौशल बढ़ाने में, स्किल डेवलपमेंट में, इससे आप चूक जाएंगे। तो इसलिए ये जो क्लासेस का कंपल्शन जो कोई भी संस्थान रखता है या शिक्षक रखता है वो इसलिए ज़रूरी होता है। और ये बहुत बार जो लोग पास आउट हो जाते हैं, जो आपके एलुमनाई हैं, वो हमको बताते हैं, आके शिक्षकों को बताते हैं कि इस क्लास में ये हमने काम किया था, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। और वो क्लास के बिना संभव नहीं था, वो, है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कितना भी अच्छा कर लें, आप रहते समाज में, रहते परिवार में, है ना, कहीं आप नौकरी करने जाते हैं वो भी आपका एक छोटा सा परिवार होता है। तो अगर इस परिवार की जो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है, वो स्किल्स है, वो कैसे सीखेंगे आप? वो क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे ही सीखते हैं। ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो ये ना केवल आपको तकनीकी कौशल, तकनीकी ज्ञान दे रहा है ये, बल्कि बहुत दूसरे तरह का जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो बाकी कौशल है, वो भी दे रहा है आपको। आपको इसको समझना है और उसको ठीक तरह से अपने फायदे के लिए उपयोग करना है। तो सर, एआई और ऑटोमेशन की एरा में इंजीनियर्स का रोल कैसे चेंज हुआ? जैसे कि देख रहे होंगे आप भी कि कई टेक कंपनियां जो हैं, जो केवल जिसको पाइथन आ रहा है उसको बाहर कर दे रही हैं। तो इस एरा में कैसे इंजीनियर्स का रोल चेंज हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है निखिल, क्योंकि हम बच्चों को देते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे तभी अवेल कर पाएंगे जबकि वो मार्केट की जो डिमांड है ना, कंपनीज की, इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट्स है स्किल और नॉलेज को लेके, उसमें वो प्रोफिशिएंट होंगे। और अभी जैसे हमारी बातचीत हो रही है और बार बार ये बात तो होके आ रही है, निकल के आ रही है कि अभी जो है ये स्किल और नॉलेज में बहुत ज़्यादा चर्निंग चल रही है। और बहुत बार आप मीडिया में भी पढ़ते होंगे कि मतलब जैसे जो कन्वेंशनल कोडिंग थी, है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हद तक उसके जो रिक्वायरमेंट्स है पूरे हो रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कैरियर के रूप में खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगे। और दूसरी जो तकनीकी विकास हो रहा है, ये तकनीकी विकास चाहे वो मशीन लर्निंग की बात करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे रोबोटिक्स की बात करें, चाहे ऑटोमेशन की बात करें, चाहे प्रिसाइज सेंसर्स को लेके जो हमारा डेटा बैंडविड्थ बहुत तेज हो रहा है ना, 5G है, 6G है, उसकी बात करें, या सेंसर्स बेस्ड इनपुट्स पे हम IoTs की बात करें, है ना, और उस पर फिर ML और AI एप्लीकेशन की बात करें। ये जो तकनीकी विकास है ये काम की सभी विधाओं को प्रभावित करेगा और सारी ब्रांचेज इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ेगी, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये 360 डिग्री एक्चुअली सारी इंडस्ट्रीज को, सारी कंपनीज को ये प्रभावित करने वाला, अफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे माइनिंग इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस हो, सारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में इन तकनीकों का असर पड़ने वाला है।
अब इसमें कुछ असर जो है बहुत तेजी से पड़ेगा, खास करके ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कंपनीज को, है ना। बहुत सारे एरिया ऐसा है जिसमें इन तकनीकों पे असर थोड़ी देर से पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल इनपुट इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम लगेगा। जैसे आज भी जो रोबोट्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑटोमेशन की बात हो रही है, उसमें बहुत सारा ऑटोमेशन जो है वो महंगा है अभी की स्थिति में। तो अभी ह्यूमन जो वर्कफोर्स है उसका रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगा, है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसमें कि जैसे कोडिंग का एरिया हो गया या डेटा एनालिटिक्स का एरिया हो गया, है ना, या जैसा ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे फिक्स पैटर्न्स हैं, उनके बेस में ऑलरेडी एल्गोरिथम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं इसमें बहुत आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसका। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि तकनीक का तो प्रवृत्ति है जो है बदलना, है ना। और हमने 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख चुके हैं, है ना। मानवीय सभ्यता जो है समाज है, और समाज ने हमेशा इसको रिस्पॉन्ड किया, रोजगार के अवसर बढ़े ही हैं, है ना। आप देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 हुआ था उस समय जो आबादी थी, और आज हम जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के फेज में, तो आबादी है लगातार बढ़ी है, लेकिन लगातार रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। तो जो इंडस्ट्री अभी का जो हम तकनीकी विकास देख रहे हैं और उसके कारण जो औद्योगिक क्रांति है, उसके लिए उसमें जो अवसर पैदा होंगे वो निश्चित रूप से आगे होंगे। और इन अवसरों को अगर कुछ मूल जो गुण हैं वो विद्यार्थी में होने चाहिए। एक है कि इन्क्विजिटिवनेस, अपने आसपास के परिवेश के बारे में, स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में क्यूरियोसिटी होना, ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, चारों तरफ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जरूरी है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स में महारत बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको आजकल कह रहे हैं, इमोशनल क्वोशेंट कह रहे हैं लोग, है ना। तो ये अगर विद्यार्थी अपने 4 साल की पढ़ाई में अगर ये अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करते हैं, है ना, और इसको सीखते हैं, है ना, करते हैं, तो फिर कैसे भी तकनीकी कौशल की आवश्यकताएं कैसे भी बदलें, ये इस तरह की जो स्किल्स हैं, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, सही सॉल्यूशन निकालना, ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो कि आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से तो सफल हो ही, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना, पर्यावरण की दृष्टि से सफल हो, है ना। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने का जो कौशल है वो एक एटीट्यूड है बेसिकली। और वो एटीट्यूड अगर विद्यार्थी अपने 4 साल की पढ़ाई में डेवलप करता है, तो किसी भी तरह की तकनीकी कौशल की आवश्यकता हो वो उसको सीख लेगा, और उसके हिसाब से समाज को उस तरह के समाधान दे पाएगा। तो उसमें करियर को लेकर मुझको उस तरह से दिक्कत नहीं दिखती। और हम NIT रायपुर में लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार अपना सिलेबस जो है, करिकुलम जो है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे आप लोगों के लिए हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आ गए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप किस विधा में या किस क्षेत्र में अपना कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट क्लब्स हैं, जो क्लासरूम में कवर नहीं हो पाता, वो स्टूडेंट क्लब्स वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, है ना, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे ट्यूरिंग क्लब ऑफ प्रोग्रामर्स हो, चाहे मोटर स्पोर्ट्स एविएशन क्लब हो, है ना, बहुत सारे ऐसे हम अपॉर्चुनिटीज हम विद्यार्थियों को लगातार दे रहे हैं। फिर हम लगातार अपने विद्यार्थियों का एलुमनाई के साथ में भी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में भी इंटरेक्शन कराते हैं, है ना। तो अगर विद्यार्थी इन अवसरों का लाभ लेते हैं और सक्रिय होकर अपने विकास पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या नहीं है करियर को लेकर विद्यार्थियों के सामने। जी तो सर, काफ़ी वर्ष हो गए आपको पढ़ाते हुए, तो आपकी इस टीचिंग जर्नी में सबसे टफ फेज कौन सा रहा होगा आपके लिए, आपके हिसाब से? टीचिंग जर्नी में सबसे टफ फेज अभी का ही है क्योंकि अभी मेरे सामने जो तुमने कहा कि विद्यार्थियों का जो अटेंशन स्पान है, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, है ना, ऑनस्लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, है ना, एज ऑफ रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस, है ना, अटेंशन स्पान हैज बिकम वेरी शॉर्ट एंड स्टूडेंट्स आर मोर एंड मोर relying on online content which may not be precise and accurate always, है ना. So first thing is my challenge is to catch hold of their attention during the entire 50 minutes of my class, है ना. Their align their frequency and my frequency, है ना, so that the learning takes place. Because if my student doesn't learn something from my class, then the failure is mine, not of student, and I was not able to engage my student completely, है ना. So that's a challenge, and this is the most challenging time for me as a teacher.
तो सर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सुना है, तो रियल मायने क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और कोई कैसे डेवलप कर सकता है अपनी पर्सनालिटी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब बहुत आसान ये है कि जिस वैल्यू सिस्टम को हम चाहते हैं दूसरों में, है ना, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, है ना, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करने के काबिल हो जाएं, है ना, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना। जी। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसमें कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो आप तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, आप अपनी बात मुझ तक सही पहुंचा पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। सही कम्युनिकेशन, प्रिसाइज कम्युनिकेशन, एक्यूरेट कम्युनिकेशन। तो ये जितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जितने भी इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये सारी स्किल्स जो हैं ये प्रैक्टिस से ही बेहतर होती हैं। तो सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि राइट वैल्यू सिस्टम, राइट एथिक्स, है ना, जो मोरल वो है उनका, वो सही होना चाहिए। हम अगर अपने साथ नहीं चाहते कि कोई बेईमानी हो, कोई इनजस्टिस हो, तो दूसरों के साथ भी हम ना करें, है ना। तो ये बहुत आसान है अगर इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें आप, है ना। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लासरूम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपके स्टूडेंट क्लब्स में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एनआईटी रायपुर अलग अलग तरह से अपने विद्यार्थियों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म देता है इन स्किल्स को सीखने के लिए, होन करने के लिए, प्रोफिशिएंट बनने के लिए। उसका फायदा उठाएं। 4 साल बहुत लंबा अच्छा समय है ना। 4 साल में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है। और फर्स्ट ईयर में जो पहले दिन हमारे यहाँ बच्चा एडमिट होता है, फाइनल ईयर में जब वो कन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेके निकलता है, वो खुद अगर उसने गंभीरता से अपनी इन क्षमताओं पे, इन कौशल पे काम किया है, तो खुद उसको एहसास रहता है कि अब मैं बहुत मतलब आसानी से और बहुत मजबूती से जो भी मुझ पर चुनौती आएंगे भविष्य में, तो मैं सामना कर सकता हूँ। जी। तो सर कॉलेज की जो करियर एंड डेवलपमेंट सेल है, इसका काम क्या है, मतलब, और एज ए हेड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? मैं तो संयोजन का काम है मेरा, है ना। और हमारे अलग अलग इसमें वर्टिकल्स हैं। एक है कि जो कि प्लेसमेंट का सेल है हमारा, जो कि विद्यार्थियों के लिए कंपनियों को बुलाना, है ना, मार्केट सर्वे करना कि किस टेक्नोलॉजी में किस तरह के काम के लिए ज़रूरत होगी फ्रेशर्स की, कौन सी कंपनियां रिक्रूट करेंगी, उनके जो भी रिक्रूटर्स हैं, एचआर हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स हैं, ये सब, इनसे संपर्क रखना, सतत संपर्क रखना, इनसे संवाद रखना, और उनको कैंपस प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित करना कि वो आएँ और रिक्रूट करें। इसके अलावा हमारी एक ट्रेनिंग सेल है ना। इस सेल का काम ये होता है कि विद्यार्थियों को जो मार्केट में डिमांड है स्किल्स की, नॉलेज की, है ना, कंपनीज जो चाह रही हैं, इंडस्ट्री जो चाह रही है, उनका पता करना, और उनके लिए उस आधार पर विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, इंडस्ट्री पर्सनल से इंटरेक्ट करवाना, उनको एनकरेज करना, फैकल्टी को एडवाइस करना कि स्टूडेंट्स को किस तरह का इनपुट जाना चाहिए, है ना। तीसरी हमारी एक है इंटर्नशिप सेल, है ना, जो कि 4 सालों में स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपोजर देने के लिए इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में इंटर्नशिप और के अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो ये 3 हमारे वर्टिकल्स हैं जो कि लगातार काम करते हैं स्टूडेंट्स को कंप्रहेंसिव उनकी ग्रोथ के लिए, so that they become desirable for any company, any industry who is recruiting in the technology or management domain. सर ये कई स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि NIRF को लेके पूछना, तो NIRF के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब किसी कॉलेज की NIRF किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और ये NIRF का प्लेसमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि NIRF का प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी से सीधा संबंध है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, रैंकिंग के लिए। तो इसमें जो बहुत ऑथेंटिक फ्रेमवर्क है ये, तो इससे बहुत सारी कंपनीज ये तय करती हैं कि हम टॉप 100 NIRF रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, या टॉप 150 में जाएंगे, या टॉप 50 में जाएंगे। तो ये हर साल रैंकिंग अनाउंस होती है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें इसकी एक वेबसाइट है NIRF की, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि एक बार उस वेबसाइट को देखें जाके, और उसमें वो फ्रेमवर्क दिया हुआ जिस उस पे है। इसमें बहुत सारे हैं कि पर स्टूडेंट्स कितना पैसा खर्च होता है इस संस्थान के द्वारा, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंस्टीट्यूट हर साल कितने पैसे खर्च कर रहा है ना, प्लेसमेंट का क्या सक्सेस रेट है, जो पैकेज है CTC है वो किस तरह का मिल रहा है, एवरेज पैकेज क्या है ना, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, किस तरह की कंपनीज आपके कैंपस में आ रही हैं, और ओवरऑल आपका परसेप्शन क्या है बाहर कम्युनिटी में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, बाकी जो एकेडमिशियंस हैं उनके बीच में, और स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं,
तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो NIRF में है वो स्टूडेंट की तरफ से भी आता है ना। स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको अपॉर्चुनिटी तो ला के दे सकता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना ये स्टूडेंट की अपनी तैयारी पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी से आते हैं, उनकी बहुत हमको तारीफ भी मिलती है उनके कारण, इंस्टीट्यूट का नाम भी उससे रोशन होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी पे ध्यान नहीं देते, और उससे क्या होता है कि संस्थान की छवि जो है, जो कंपनी के लोग होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी अच्छी नहीं पड़ती। तो अगर ये विद्यार्थी जो हैं ये भी मेहनत करें अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, और जो अच्छे विद्यार्थी इनकी मदद करें, इनको ये प्रोफाइल डेवलप करने में, स्किल डेवलप करने में, है ना, एलुमनाई मदद करें, है ना, एलुमनाई कर भी रहे हैं, बहुत सारी हमारी हेल्प करते हैं वो, है ना, ट्रेनिंग में बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके लिए कंपनीज को भी रिकमेंड करते हैं, अपनी कंपनीज को भी रिकमेंड करते हैं। तो दूसरा, जो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स से तैयारी के साथ परफॉर्म करें, तो हमारे जो स्टूडेंट क्लब्स हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दो फायदे हैं। एक तो क्या होता है, जब किसी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक्सपोजर बढ़ता है। वो निश्चित रूप से जब उस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका स्किल सेट से नॉलेज इंप्रूव होता है, और उसमें अगर कहीं कुछ रैंकिंग आती है तो वो रैंकिंग अपने रिज्यूमे में वो शोकेस कर सकते हैं, जो कि कंपनी को बहुत इम्प्रेस कर सकती है, और उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। और अगर इस तरह की सफलताएं स्टूडेंट्स लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा सोसाइटी में परसेप्शन बेहतर होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं इस संस्थान के। दूसरा ये होता है कि जो सक्सेस रेट है वो सीधे सीधे NIRF में रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये NIRF एक्चुअली मिला जुला शिक्षकों का, विद्यार्थियों का और संस्थान के प्रशासन का मिला जुला प्रयास है। इसमें कोई एक समूह मेहनत करे तो इससे सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है, तीनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में काम करना पड़ेगा संस्थान की NIRF को इम्प्रूव करने के लिए। सर, आजकल आप भी देख रहे होंगे UPSC में काफ़ी ज़्यादा बीटेक वाले लोगों का मतलब रुझान ज़्यादा हो रहा है, MBBS वाले UPSC में जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बीटेक वाला जो है उसकी पहले से जॉब है, वो इधर आया किसी एक की जॉब खा गया, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उसको अपनी तरफ रहना चाहिए, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार कई प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है ना। क्योंकि कभी भी आप UPSC की अगर मेरिट लिस्ट निकालें तो उसमें बहुत सारी संख्या इंजीनियर्स की होती है, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो उनको दूसरी जगह जॉब करने के लिए ट्रेन किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है भाई कि इनको जब इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने 4 साल लगाए और इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल की तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अच्छा करेंगे। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। मैं इस तरह से देखता हूँ इसको कि देखिए, जहाँ तक अवसरों की है अवसर कम नहीं है, लोग उन अवसरों का फायदा उठाने की अपने आप को तैयार नहीं करते ठीक से, है ना, मुझको ऐसा लगता है। दूसरा यह है कि UPSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबके लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे देश के विकास से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है ना। UPSC के जो अफसर हैं, ये जो नीतियां निर्धारित होती हैं हमारे संसद में, हमारी विधानसभाओं में, उसको सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए कतार का जो अंतिम व्यक्ति है ना, उस तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि इसमें हमें जाहिर है कि देश की जो बेस्ट टैलेंट है देश का, जो सबसे अच्छी बौद्धिक और क्षमता वाले लोग हैं, है ना, मानसिक क्षमता वाले लोग हैं, इनको इसमें लगना चाहिए। तो कहीं भी किसी भी विधा से ट्रेंड है, ब्रिलियंट अगर बच्चा है और वो इसमें UPSC में जाता है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। रही बात ज़्यादा सफल होने की इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का, उसका एक कारण मुझको ये लगता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो आपको एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ने में, है ना, और उन छोटे छोटे भागों को आसानी से हल करने में, और फिर उस छोटे छोटे हलों को एक बड़े हल में संयोजित करके, समाहित करके प्रस्तुत करने में ट्रेन करती है। हम आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है, एनालिटिकल स्किल्स है, इसको भी तराशते हैं। बहुत बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जो स्टूडेंट पास आउट कर जाते हैं, कि हमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाए, है ना, इनका तो हमको कहीं काम नहीं आता, हम एक्सेल पे ही काम करते हैं सारा। तो मेरा उनका ध्यानाकर्षण इस बात पे मैं करना चाहूँगा कि भाई आप जो सफल हैं,
कहीं ना कहीं इतने कठिन समस्याओं से आपको उलझा के आपका दिमाग इतना विकसित किया जाता है, और आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बड़ा प्रॉब्लम से मुझको डरना नहीं, उस बड़े प्रॉब्लम को मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके उनका छोटा सॉल्यूशन अपनी टीम में बांट के, और जिसका जिसमें स्ट्रेंथ है उसको वो वाला प्रॉब्लम दे के, और वो एक इंटीग्रल सॉल्यूशन में बहुत कम समय में और अपने टीम के सभी सदस्यों के कौशल का पूरा सदुपयोग करते हुए मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो ये कौशल इस गंभीर और सघन पढ़ाई से ही आया आपको, है ना। इतना डीप रूटेड हम स्टडी नहीं करते तो ब्रेन का वो डेवलपमेंट भी नहीं होता जी। तो सर जैसे कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जो स्कूल स्टूडेंट देते हैं, जैसे जेई नीट वगैरह हो गया, तो जेई में भी है कि या लड़का 2 ड्रॉप ले सकता है, तो और नीट में तो कितने भी ड्रॉप ले सकता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर किसी ने दिया, और जेई की बात करें तो पहला ड्रॉप दिया 12th में दिया नहीं हुआ, पहला ड्रॉप दिया नहीं हुआ, तो उसको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एक्चुअली, और ये सवाल से हर विद्यार्थी और उसका परिवार जूझता ही है। मुझको क्या लगता है कि स्कूल एजुकेशन का एक बड़ा काम ये होना चाहिए, सामान्य विषय पढ़ाने के अलावा, बल्कि मेरा कहना है, मेरा तो ये मानना है कि इसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूरा उसका एनालिसिस करके स्कूल में पालकों के सहयोग से, जब बच्चा स्कूल शिक्षा पूर्ण करके निकलता है बाहर, तो उसके लिए ये तय हो जाना चाहिए कि वो किस विधा में उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, किस विधा में उसकी नैसर्गिक रुचि है, और उस दिशा में उसको मतलब इस तरह का काउंसलिंग, इस तरह का गाइडेंस विद्यार्थी को स्कूल में ही मिल जाना चाहिए। बहुत सारे स्कूल ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसमें अभी बहुत कमी है इस प्रयास में, और इस प्रयास को स्कूली शिक्षा में बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से इसको शामिल करने की ज़रूरत है। अगर ये प्रयास हो जाए कि हर विद्यार्थी की नैसर्गिक रुचि, उसका नैसर्गिक जो रुझान है, नैसर्गिक कौशल जो है किस विधा में है, अगर ये विद्यार्थी को पता लग जाए तो वो उसकी ज़िंदगी आगे की बहुत आसान हो जाती है। बहुत सारे ऐसे, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं ऐसे जो कि मतलब हो सकता है विज्ञान या मैथमेटिक्स उनका नैसर्गिक क्षमता या नैसर्गिक रुझान उसमें नहीं है, लेकिन पीयर प्रेशर में, पेरेंट के प्रेशर में, समाज के दबाव में, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि एक संस्थान है IIT वहाँ जाना है मुझको, या NIT है वहाँ जाना है मुझको, लेकिन उसका नैसर्गिक रुझान वहाँ नहीं है। उसको मैथमेटिक्स पढ़ के एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको बहुत तकलीफ होती है। उसका नैसर्गिक रुझान हो सकता है कि लैंग्वेज में है, उसका नैसर्गिक रुझान हो सकता है सोशल साइंसेस में है, और वहाँ वो ज़्यादा बहुत बेहतर कर सकता है क्योंकि वहाँ वो अपनी रुचि से समय लगाने को तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं संस्थाओं को ये ध्यान देना होगा और इस तरह का पूरी प्रक्रिया लेके सामने आना होगा कि विद्यार्थी को वो अपनी उसकी जो 11-12 साल की स्कूल शिक्षा है उसमें उसको ये एहसास हो जाए कि ये मैं इसके लिए बना हूँ, इस काम के लिए बना हूँ, और इस क्षेत्र में ही मुझको अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये जो संकट है और ये जो स्ट्रेस है पेरेंट्स में भी और स्टूडेंट्स में भी, ये बहुत हद तक आसान हो जाएगा। जी। तो सर आपके हिसाब से कॉलेज में रहते हुए स्टूडेंट देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कॉलेज में रहते हुए स्टूडेंट्स देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने मन में अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जिम्मेदारी का भाव लेके आए, है ना। आज भी भारत में जो शिक्षा है वो जो लोगों के द्वारा प्रदान किए हुए संसाधनों पे है ना। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स से ही ये शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस शिक्षा से गुजर रहा है और सफल हो रहा है, उसको ये एहसास होने की ज़रूरत है कि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो समाज में, अपने समाज में वापस कंट्रीब्यूट करे, अपने राष्ट्र में कंट्रीब्यूट करे। दूसरा यह है कि विद्यार्थी अगर जैसे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी की बात करूँगी कि जिस भी ब्रांच में उसका चयन हुआ है, उसकी ज्ञान को, उसके कौशल को, उससे जो अपेक्षा है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, उस पर ध्यान दे। पहले दिन से उस यात्रा में गंभीरता से जुटे, अपने शिक्षकों के जो मार्गदर्शन है, जो उनकी बताई बातें हैं, उस पर ध्यान दे, अपने ऊपर काम करे, और 4 साल में एक बेहतर इंजीनियर, बेहतर व्यक्ति, है ना, जिसको कि अपनी सामाजिक राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास हो, उसके लिए वो तैयार हो। पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, खास करके तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल पर्यावरण की सुरक्षा भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्यावरण को क्षति पहुंची कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के कारण पहुंची है ना। तो अब ये जो अब हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो सोल्यूशन लेके आए, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सोल्यूशन लेके आ रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग चैलेंजेस के लिए,
उसमें पर्यावरण को प्रमुखता दी जाए। उन डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेंटर पे होना चाहिए, इवन एट दी कॉस्ट। क्योंकि क्या होता है, एनवायरमेंटल डैमेज करके जो कॉस्ट आप पे करोगे एज सोसाइटी एज कम्युनिटी, है ना, वो बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इन कंपेरिजन विद प्रॉफिट टू द कंपनी। सो ये भी सोच में लाना, आज के विद्यार्थी की सोच में ये आना भी बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि देयर इज नो अदर अर्थ, है ना, दिस इज द मदर अर्थ विच इज गिविंग अस एवरीथिंग एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट हर नाउ। जी सर, लास्ट एक फाइनल एडवाइस जो आप इंडिया के यूथ को देना चाहें। अपने ऊपर काम करें लगातार। रोज आप रात को सोते समय ये अपने आप से पूछें, अपने अंदर देखें कि आज आपने क्या सीखा नया, क्या आपने में विकास किया, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, और एक इंजीनियर के रूप में, या जो भी जिस भी विधा में आप हैं उसमें। तो ये देखिए, एक बहुत बड़ी यात्रा जो है सफलता की, वो बहुत छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। और हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि अरे ये तो गॉड गिफ्टेड है ना। ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के एक बहुत लंबा, बहुत महत्वपूर्ण समय पूरी जिजीविषा से, पूरे जीवटता से उस विधा को सीखने पे अपने ऊपर रोज हर घंटे काम करके उस सफलता तक पहुंचा है। किसी भी सफल व्यक्ति का आप अगर उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मेहनत और कितने परिश्रम के बाद वो सफलता, जो हमको लगता है कि अनायास मिल गई है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मेरी विद्यार्थियों से, सभी से और युवाओं से यही अपेक्षा कि रोज अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करें, इंसान के रूप में भी और एक प्रोफेशनल के रूप में भी, विशेषज्ञ के रूप में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much, Nikhil, for giving me this opportunity to talk to my students. Thank you.